अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं सुंदर राना और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्टार गेस्ट। इस वक्त हम मौजूद हैं साबका डिप्टी स्पीकर सिंध असम्बली शैला रज़ा के घर पर। तो देखते हैं कि वो इस वक्त क्या कर रही हैं और करते हैं उनसे मज़े मज़े की बातें। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। घर मिल गया था? बिल्कुल मिल गया। चले आइए। सब खैरियत है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बस चले आए, बैठे, तशरीफ रखें। हमारा घर मुश्किल नहीं है, लेकिन लोग ज़रा थोड़ा परेशान तो मैंने बताया आजकल आपकी क्या मसरूफियात है? आजकल आपको पता है इलेक्शन का मौसम है। बिल्कुल। और इलेक्शन का मौसम हो और पीपल्स पार्टी जो है वो अपनी कैंपेन चला रही हो, तो मैं बड़े फ़ख्र से कहती हूँ कि सबसे मुनफरिद हमारी कैंपेन होती है। मुनफरिद किस तरह से? हर दफ़ा हम नई तरह से कैंपेन करते हैं और हमारे नारे दूसरी पार्टियां अपनाती हैं। अच्छा। हमारे नगमे जो होते हैं इलेक्शन के, वो दूसरी पार्टीज़ जो हैं उनकी पैरोडी, हम जो पैरोडी करते हैं लोग उसकी पैरोडी करते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, तो इस दफ़ा मैं मॉनिटरिंग भी करूँगी, मॉनिटरिंग सेल में भी हूँ, और इसके अलावा जो हमारी एक कैंपेन चलेगी सिंध में, उसको हम सेंट्रलाइज्ड वे में चलाएँगे। चलिए, इलेक्शंस की बातें तो होती रहेंगी और आपने की भी होंगी काफ़ी चैनल्स पे, हमारे चैनल पे भी की है आपने। तो अब आपके बारे में बात करते हैं। बचपन कैसे गुजरा आपका? बचपन तो सभी का अच्छा होता है, चाहे कोई कहीं भी रहता हो। मेरा इस सेंस में अच्छा था कि बहन भाइयों में मेरा चौथा नंबर रहा है, और तीन बहन भाई जो मुझसे बड़े हैं, एक बहन और दो भाई, तो उनके लिए मैं काफ़ी छोटी थी और हूँ और रहूँगी। तो अच्छा शरारतों में गुजरा, कोई जिम्मेदारी नहीं थी मुझ पे। शरारती बच्ची थी या कम गो थी? बहुत ज़्यादा शरारती, बहुत ज़्यादा बोलने वाली। अच्छा। एक्टिव बहुत ज़्यादा। और अगर एजुकेशनल लेवल पे बात की जाए, पढ़ाई में कैसी थी, स्टूडेंट कैसी थी? मैंने क्लास 5 में स्कॉलरशिप लिया था, क्लास 8 में भी, उसके बाद मैं नॉर्मल हो गई थी। तो ग्रेजुएशन आपने किस में किया? मैंने जो है यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से ग्रेजुएशन किया है। फिजियोलॉजी मेरा जो है मेन सब्जेक्ट था, और उसके अलावा केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री थे, और मैंने मास्टर्स जो है वो फिजियोलॉजी में किया है। अच्छा, तो कराची यूनिवर्सिटी में जैसे आपने बताया पढ़ा, तो वहाँ पे तो काफ़ी एक्टिव होते थे, तंजीमें होती थी, तो आपने कोई पार्टी ज्वाइन की? सियासत में किस तरह आना हुआ? मैंने 1986 में जो है वो पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन ज्वाइन की थी। भुट्टो साहब का 59th बर्थडे था और मैंने ऑनर्स में एडमिशन लिया था। अच्छा। तो ये जो था बहुत ही मुश्किल वक्त था, और इसमें कोई भी ये जो है जब सियासत कर रहा था तो वो पीपल्स पार्टी छोड़ के सारी वो पार्टी अपना रहा था जो ज़ियाउल हक के साथ चल रही थी। तो ऐसे मौके पे आपने अगर एक फ़ैसला लिया तो वो एक अजीब सा फ़ैसला था कि 18-19 साल की आपकी एज हो और आप एक ऐसी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हो जिसके लीडर को जो है वो फांसी दे दी गई हो, जिसके लोग कोड़े खा रहे हों, जिसके 17 लोगों को फांसी दे दी गई हो, जिसके कायद जेल में हो, तो और ये भी न लिहाज किया जा रहा हो कि ये एक औरत है, उसमें आप जो है वो आगे बढ़ के उस पार्टी को ज्वाइन कर लें। तो भुट्टो की पार्टी ज्वाइन करने का कोई ख़ास मकसद? बल्कि मैं ये समझती हूँ कि भुट्टो ही की पार्टी ज्वाइन करना पाकिस्तानियों का मकसद होना चाहिए, क्योंकि ये वाहिद पार्टी है जो कि चारों सूबों की आज तक जंजीर है, जिसमें ज़बान, बिरादरी, मज़हब, फ़िरक़ा, इसकी बुनियाद पे ये पार्टी नहीं बनी है, बल्कि इस पार्टी का मकसद पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान को दुनिया भर में मजबूत करना है। तो इसके बाद आपने सियासत का बाकायदा आगाज़ किया या कहीं और आप बिज़ी हो गई फिर दोबारा वापस आई? मैं फाइनल ईयर में थी, और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जो है 88 वाली वो ख़त्म हो चुकी थी, और 6 अगस्त को हमारी गवर्नमेंट गई है, और 27 दिसंबर को मैं गिरफ़्तार हो गई थी, और फिर मैंने मास्टर्स जो है वो जेल से किया। और
आप पे इल्ज़ाम था कि आपने 2 अफराद को कत्ल किया है जी हाँ, और ना गैर कानूनी आपने असला रखा हुआ है, तो ये क्या बात सच थी? और अगर सच थी तो ऐसा क्या हुआ था? बस देखें, उस वक्त जो था वो ये था कि क्योंकि माशाल्लाह नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे और ये जो जाम सादिक हैं ये सिंध के वज़ीर आला थे, तो ज़रूरी नहीं है कि इंसान ये कहे कि अब वो डिक्टेटर नहीं है, लेकिन एक माइंडसेट होता है और वो चल रहा होता है। तो सारे जो लोग थे उन पे क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए थे, क़याम अली शाह समेत बहुत सारे लोग, हम सब जेल में थे और किसी पे भी कोई पॉलिटिकल वो नहीं था। तो मुझ पे डबल मर्डर का चार्ज था, आर्म सप्लाई था। तो फिर तकरीबन 28 से 27 दिन में CIA सेंटर में रही, फिर उसके बाद 4.5 महीने में जेल में रही और अप्रैल के मिड में मैं शायद रिलीज़ हो गई थी। आपकी गुलाम कादिर साहब से कैसे मुलाकात हुई? अब तो ये बहुत ही पुराने वाक़यात हो गए। पहली मुलाकात तो मुझे याद नहीं है, लेकिन हमारा एक दोस्त नजीब, उसको शहीद कर दिया गया था। तो जब हमारे आपस में बड़ी बात होती थी, लेकिन उस वक्त हमारे किसी जहन के गोशे में भी, जहन के किसी भी गोशे में ऐसी कोई भी बात नहीं थी, बाद में भी ऐसी कोई बात नहीं थी। लेकिन जब मैं जेल से आई तो गुलाम कादिर साहब ने मुझे प्रपोज़ किया और मेरी एक आदत है कि मैं जो भी डिसीशन लेती हूँ उस पर मैं फिर पछताना नहीं चाहती, फिर मैं उसको फेस करती हूँ। और मैंने डिसीशन लिया, अपने फादर से बात की और इस तरह शादी हो गई। आपने अपनी डिसीजन की बात तो बता दी, तो क्यों ना आप गुलाम कादिर साहब से भी बात कर लें, पूछेंगे कैसे गुजर रही है आपकी ज़िवाजी ज़िंदगी। चले, मुझे क्या अर्ज है, बुला लें। कादिर, कादिर ज़रा अंदर आए, कहाँ हैं? अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? बैठे भाई, ये पूछना चाह रही हैं कैसी ज़िंदगी गुजर रही है। ये ज़रा माइक तो उठाएं, उस पे बताएं। अल्लाह ले ला। रहना इस घर में तो सच तो बोलना नहीं है। अभी हम बात कर रहे थे मैडम से कि आप लोगों की मुलाकात कैसी हुई, तो मेरे जहन में था कि लव मैरिज वाला सीन हुआ होगा, तो आप मुझे बताएं, वो तो सही बता नहीं रही है। देखो गाने जो गाए जाते हैं, ये जो होता है ये फिल्मों में होता है। अच्छा, ठीक है। और हम बड़े थे। हाँ? हम बड़े थे। नहीं, वो जो जुबी होता है ना, फिल्मों में होता है, फिल्मों के बाहर नहीं होता है। तो आपके साथ क्या हुआ था? अब ये इस हादसे को तकरीबन 121 साल हो चुके हैं, तो काफ़ी टाइम हो गया। एक्चुअली पहली बार यूँ हुआ था कि PSF के इलेक्शंस हो रहे थे और PSF के इलेक्शंस में ज़ाहिर 2 ग्रुप थे, 2 पैनल्स थे आमने सामने, और मेरा ताल्लुक उन लोगों में से था जो इलेक्शंस कंडक्ट करवा रहे थे। ठीक है, बीइंग ए बिट सीनियर, तो हुआ यह था कि दोनों पैनल्स में से एक नाम निकल रहा था दोनों तरफ से, मतलब एक पूरा पैनल आता था, दरमियान में एक वोट एक तरफ चला जाता। तो वो एक खातून, उस वक्त तो खातून नहीं थी, उस वक्त तो लड़की थी, तो वो उसकी लीड बहुत हो गई थी। तो देन काउंटिंग रूम से मैं जब बाहर आया तो मैंने पूछा ये शहजादा कौन है, तो फिर मालूम हुआ कि जी वो कोने में जो सबसे लंबी लड़की बैठी हुई है, तो वो है शहजादा अमन। ये है हमारे, मतलब मेरी पहली दफा। मुझे नहीं मालूम ये। अच्छा। तो मेरा हमेशा से ये ख्याल था और है और आइंदा भी होगा, और जो जहाँ तक मेरी आवाज़ सुन जा रही है, कि अपनी औरतों को, अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को आप ट्रस्ट करें, उनको कॉन्फिडेंस दें, उनकी 22 साल की बेटी के साथ 4 साल के भाई को ना भेजें। और जब आप बेटी पे या बहन पे या बीवी पे कॉन्फिडेंस करते हैं ना, तो फिर वो कॉन्फिडेंस शैटर नहीं करती आपको। बिल्कुल। बीमारी में जब आपसे कहा जाता है ना कि चावल मत खाओ, तो बिरयानी खाने का दिल चाहता है, वैसे आपके सामने चावल होगा तो आप नहीं खाओगे। ये इंसानी ह्यूमन साइकिल। तो अच्छा, जब ये अरेस्ट हुई उस वक्त मैं चौके बीबी के स्टाफ में था,
तो इनके अरेस्ट होने के हमें सुबह मालूम हो चुका, तो वो पूरा केस मेरे सामने था। अच्छा। कि किस तरह से ये केस बनाया गया। उस वक्त के वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, जो आजकल बहुत बड़े ख़वातीन के हुकूक़ के चैम्पियन हैं, एक और साहब जो वज़ीर आला थे जाम सादिक अली, और फिर मरवत साहब, इन सब का क्या क्या रोल था, और पीपल्स पार्टी की ख़वातीन को के कॉन्फिडेंस को, मर्दों के कॉन्फिडेंस को शेटर करने के लिए क्या क्या किया जा रहा था। तो वो पूरा केस मेरे सामने था। तो आई वॉज मोर देन कॉन्फिडेंट कि ये पूरा केस, मतलब देखो ना, एक FIR बनती है कि झील पार्क में 2 लड़कों की लाश फेंकी गई। उसका जो मुद्दई था वो उस झील पार्क का चौकीदार था। रात 1:30 बजे वो लाश फेंकी गई बकौल चौकीदार के, FIR के मुताबिक, और उसने एक लड़की को पहचाना। रात 1:30 बजे, अंधेरा था वहाँ पे, 4 बजे। तो उस लड़की को पहचाना। वो लंबी सी लड़की थी जिसकी नाक पे तिल था। अच्छा, ये सब अंधेरे में देख लिया ये उसने अंधेरे में देखा। अच्छा। तो यहाँ से ये FIR का अंदाजा तुम कर सकते हो कि, अच्छा, मेरा ख्याल ये था कि इस लड़की को अब घर नहीं बैठना चाहिए। शी मस्ट कम आउट, ठीक है ना, जो फाइट करना चाहिए, फेस करना चाहिए। शी हैज फेस्ड इट, उसने फेस किया है, लेकिन हमारी सोसाइटी ऐसी है कि वो इसको घर बिठा देगी। ओह। तो एक रीजन ये भी था। एक रीजन ये था। एक रीजन ये भी था। तो लव कहाँ था इसमें? अब लोग अगर इसे कह दें लव तो ठीक है। नहीं, लव मैंने कहा ना, वो जुबी वाले लव नहीं होता ना। लव जो है वो एक प्योर प्रैक्टिकली जो है ना, जो हमारे यहाँ डिवोर्स का रेशो बढ़ा है ना, वो इसीलिए बढ़ा है कि जब लड़की और लड़का मिलते हैं तो दोनों बड़े गुडी गुडी से होते हैं, एक्सपेक्टेशंस रखते हैं बहुत ज्यादा। लड़की वो नॉवेल्स, ख़वातीन के नॉवेल्स पढ़ के आ रही होती है रज़िया बैठ के, या फिल्में देख के आ रही होती है, ठीक है। तो और बंदा भी तकरीबन उसी हालत में होता है। लेकिन जब वो आता है तो जो हकीकत की जो धूप है उसमें फिर सारे ख्वाब पिघल जाते हैं। जब आपने प्रपोज किया तो उनका रिएक्शन क्या था? कुछ भी नहीं था। कोई रिएक्शन नहीं था? नहीं, ये जलेबियां बनाती रही। बात फिर आगे कैसे बढ़ी? फैमिलीज इन्वॉल्व हुई? तो मैंने अपने फादर से बात की दोनों की फैमिलीज इन्वॉल्व हुई। पहले मैंने बात की थी, फिर उसके बाद दोनों तरफ के बड़े इन्वॉल्व हुए। मेरे फादर से मैंने बात की थी, वो बड़े डिफरेंट आदमी थे। तो उन्होंने मुझसे कहा था कि ये सारी उम्र का फैसला है, इसको बहुत सोच समझ के करना। डिफरेंस कितना था आप लोगों की एज? कुछ भी कह दो, अब इतना वक्त गुजर चुका है कि अब हमारे लिए ये बातें जो है इसकी कोई वैल्यू नहीं थी, ना जब, ना आज, ना उस वक्त। नहीं, तो आप स्टूडेंट थी तो आप के में क्या कर रहे थे? ये नहीं थे, ये तो पार्टी में थे। पार्टी में होता था। ओके। मतलब KU का मैं स्टूडेंट रहा हूँ। मैंने IPS से MBA किया है, लेकिन उस वक्त मैं नहीं था और जॉब कर रहे थे। हमारी यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी होती थी। हमारे यहाँ 12:30 का पॉइंट सबसे खाली जाता था, हमारे यहाँ 5:30 का पॉइंट सबसे भरा हुआ जाता था। आजकल की कराची यूनिवर्सिटी नहीं थी जिसमें 12 बजे से लड़कियाँ जो है वो पॉइंट पे जाके खड़ी हो जाती है। हम बहुत मज़े की बातें कर रहे हैं इस वक्त गुलाम कादिर साहब से और शैला रज़ा साहिबा से, लेकिन हमारी मजबूरी है कि यहाँ पे हमें एक ब्रेक लेना पड़ेगा। ब्रेक के बाद आपसे फिर मिलते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे गुलाम कादिर साहब से और मैम शैला से, तो कंटिन्यू करते हैं बातचीत का सिलसिला।
जी सर, अब हमें कुछ बता रहे थे अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी के बारे में, तो कैसे गुजर रही है आप लोगों की ये लाइफ? माशाल्लाह, जब शादी को 21 साल हो जाए तो इसका मतलब है गुजर रही है, और अच्छी गुजर रही है। और मैं अंडरस्टैंडिंग कैसी है, केमिस्ट्री कैसी है, बहस होती है या नहीं होती? जो अगर मैं इतनी एक्टिव हूँ पॉलिटिक्स में, और आज से ही नहीं, जब से मेरी शादी हुई है उससे भी और उससे पहले भी, तो अगर जो कुछ मैं कर रही हूँ तो अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं होती तो बिल्कुल परफॉर्मेंस ज़ीरो होती। और मोस्टली हमारे यहाँ यही होता है कि जो ख़वातीन कामयाब हैं वो सिंगल होती हैं, और हमारे पॉलिटिक्स में भी अक्सर यही हो जाता है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि सब सही है। लड़ाई होती है कभी? बहुत। किस तरह के इख्तलाफात होते हैं आप लोगों के बीच में? कुछ पता नहीं, बैठे बैठे हो जाती है। तो कौन सुलह करता है? मैं। हमेशा आप करती हैं? हमेशा मैं करती हूँ। क्यों, गलती आपकी होती है हमेशा, या आप कहते नहीं, हैं चलो? बस मैं ये समझती हूँ कि जब साथ रहना है तो गलती और ये क्या, छोड़ो। तो बहुत दफ़ा जो है वो मैं ये सोचती भी हूँ कि मैं क्यों, फिर मैं सोचती हूँ छोड़ो, जब साथ रहना है तो कुछ नहीं, तो रहना साथ है, बस पहले ये डिसाइडेड है। तो जब ये डिसाइडेड है तो फिर मैं सोचती हूँ कि माहौल ख़राब नहीं होना चाहिए। तो आप लोगों की नेचर डिफरेंट है, या मतलब कहीं ये तो नहीं, कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं करना पड़ता कहीं पे जाकर एक दूसरे से? हाँ। कॉम्प्रोमाइज़ तो करना चाहिए, इसमें कौन सी बुरी बात है। बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं कि जिनको मैं नहीं चाहती कि ये मैं करूं, लेकिन उसको मैं इस तरह से देखती हूं कि मुझे ये यकीन है कि कादिर मेरे लिए गलत नहीं चाहेंगे और वो कभी भी मेरा नुकसान नहीं चाहेंगे। तो बहुत सारी ऐसी बातें जिनको मैं समझ नहीं पा रही होती और मैं उस पर अकड़ भी जाती हूँ, लेकिन मैं उसके बाद मैं अपनी फीलिंग को इस तरह से चेंज करती हूँ कि हो सकता है कि मैं उस पर्सपेक्ट में ना देख रही हूँ जिसमें कादिर देख रहे हैं, तो मैं चेंज कर लेती हूँ। लेकिन बहुत सारी दफ़ा ये होता है कि मेरी बात भी सही हो जाती है, तो उस वक्त भी मैं ये फीलिंग नहीं लाती कि मुझे कोई नुकसान पहुँचाना चाह रहे थे या ये था। इंसान है, कोई भी बात हो सकती है। तो सारी बात ये होती है कि आप जिसके साथ जिस रिलेशन में भी हैं, अगर आपको ये यकीन है कि ये आपको किसी भी तरह नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता, तो फिर आपको कोई मसला नहीं होगा। तो मुझे ये यकीन है कि कादिर मुझसे ज़्यादा मोहब्बत, मैं जितनी कादिर से नहीं करती इतनी मुझसे मोहब्बत करते हैं। चलो आज इस बार ने एक सच तो बोला। मतलब मुझे ये पता है कि कादिर मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, और कादिर को अगर ये नहीं पता तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे ये मालूम है कि मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, मेरे लिए हमेशा सही सोचेंगे। तो इसलिए बहुत सारी बातों पे मुझे बहुत इख्तलाफ होता है, लेकिन मैं सरेंडर कर जाती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त केमिस्ट्री लग रही है मुझे तो आप दोनों के बीच में। नहीं, तुमने कभी हमें लड़ते हुए नहीं देखा ना। लड़ते लड़ाई में भी प्यार होता है, कहते हैं ना जहाँ ज़्यादा लड़ाई होती है वहाँ ज़्यादा प्यार पहले तो मैं लड़ लेती थी, अब कुछ अरसे से ये मैं कहती हूँ भाई मुझ में इतनी ताकत नहीं है, ये बात यूँ है तुम्हारी मर्जी, ये कह के मैं कमरे से चली नहीं अड़ती नहीं, ये होना है तो ये होना है, इस तरह वाली वो वाली बातें बड़ी छोटी छोटी हैं, उस पर बड़ा मसला नहीं है। बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जिसमें कादिर खासी पोजेसिव है और इमोशनल है, तो जब मुझे बहुत गुस्सा आता है तो फिर मुझे ये बात याद आ जाती है, तो फिर मैं कंट्रोल कर जाती हूँ अपने आप को। ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा हादसा आप लोग के साथ पेश आया, इस हादसे में आपने अपने दोनों बच्चे गंवा दिए। इतने बड़े गम के बाद भी जब मैं आपसे मिली हूँ तो आप लोगों के चेहरे पे इतना सुकून, मुस्कुराहटें, इतने बड़े हादसे से कैसे निकले आप लोग, और वो क्या जज्बा था कि आप लोग माशाल्लाह माशाल्लाह। हम तो निकल ही नहीं सकते इस हादसे से, लेकिन ये है कि उसमें भी हमें ये मालूम था कि हम एक दूसरे के साथ हैं, और अभी भी जब कादिर बहुत ज़्यादा कभी उदास हो जाते हैं, जाहिर है एक, तो फिर मैं उनसे यही कहती हूँ कि ज़रा आप ख्याल करें मेरा भी। और बल्कि मैं ये समझती हूँ कि मैं समझती थी कि कादिर इस फेज़ से कभी भी नहीं निकल सकेंगे, और मैं भी नहीं निकल सकूंगी, लेकिन पहले मुझे कादिर ने निकाला और उसके बाद मेरे पीछे खुदा के खड़े हो गए।
तो हम एक दूसरे को सहारा दे देते हैं हम एक दूसरे को सहारा। और हमने बहुत सारी अपनी ऐसी मसरूफियात निकाल ली हैं कि हम बहुत से टॉपिक डिस्कस नहीं करते और बहुत सारे टॉपिक खामखा डिस्कस करते रहते हैं, तो यही ज़िंदगी है। तो इस हवाले से थोड़ा सा मैं एक ऐड कर लूँ, एक मशहूर आलिम है हसन जफर साहब, जब ये हादसा हुआ तो वो पाकिस्तान में नहीं थे, जब वो इंडिया से वापस आए तो हम बैठे हुए थे। असल में उन्होंने हमें ख़ास तौर से मुझे बहुत ज़्यादा फ्री किया, तो वो बात हो रही थी, उन्होंने वही जो रिवायती जुमले होते हैं सब्र, मैंने कहा देखो इस तरह की बातें मत करो, सब्र क्या सब्र तो ये होता है कि इफ़ यू आर हैविंग 4 गुड थिंग्स विद यू और अचानक आप 3 हार गए, एक आपके पास बच गया, ये क्या इम्तिहान की बातें मत करो, मैंने कोई किसी चीज़ के लिए अप्लाई किया था। अच्छा, उनकी एक बात है वो बड़े सुकून से सुनते रहे। उसके बाद उन्होंने कहा कि देखो ये तुम बात करो अपने अराउंड की, यदि आपने इंटर करना है तो आपने एनरोलमेंट फॉर्म भरा, फिर एग्जामिनेशन फॉर्म भरा, वगैरह वगैरह वगैरह। नेचर जो है वो खुद सेलेक्ट करती है लोगों और नेचर ट्रेन करती है, और नेचर कभी ये होता है कि कुदरत किसी ऐसे शख्स से वो इम्तिहान लेती ही नहीं है जिसके वो काबिल नहीं हो। ठीक है, और फिर उन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मिसाल देते हुए फिर वो आए, वो रात जो है वो मैं पूरी रात जागता और उनकी बातों को गौर करता था। अब अर्ली मॉर्निंग मेरी समझ में ये आ गया कि वो जो भी कह रहे थे वो सही कह रहे थे। तो ये वाली जो सूरत, मतलब उसके बाद से फिर शायद, लेकिन एक और बात भी है, आप अपनी रोती बसूरती सूरत लेके जाएं, हर जगह बैठ के आप अपने गम के ढोल बीते, तो कुछ दिनों बाद शायद घर वाले तो टॉलरेट कर लें, लेकिन बाहर के लोगों को ये होगा यार ये तो हम वक्त यही करता है। हाँ, हमारे कुछ दोस्तों ने हमारी बहुत मदद की इस कैफियत से बाहर निकालने। ख़ास तौर पर मैं तो नाम लूँगी क्योंकि हमें नाम लेने चाहिए, जिसमें एक हमारा दोस्त शहीद भी हुआ, अमीन मेमन, ख्वाजा एजाज, समद गबूल और ज़फ़र इकबाल दादा और मुग़ल साहब। इन्होंने अपने तौर पे अपनी ड्यूटी बना ली थी कि रात को 8-9 बजे आ जाते थे और बड़ा अच्छा, उस वक्त भी हालात इतने बुरे नहीं थे और हम सोराब गुट पे आगा मालिक पे जाके बैठ जाते थे 3-4 बजे तक, जब तक वो देख लेते थे कि ये लोग थक नहीं गए और अब जाके सो जाएंगे, वहाँ बैठे रहते थे। और फिर एक जुमला मैं ज़रूर अपनी एक मरहूम हमारी पार्टी की खातून है उसका भी लगाऊंगी। कादिर के साथ तो यूनिवर्सिटी फ़ेलो रही फौजिया वहाब मरहूमा, अल्लाह ताला उसको जन्नत में जगह दे। उसने कहा कि तुम उठो, ये मत समझना कि लोग तुम्हारे साथ बैठेंगे, ये करेंगे, दुनिया बड़ी जालिम है, रुकोगी तो कुचल के गुजर जाएंगे। बिल्कुल। तो अच्छा, इसमें अभी हम ऊपर बात कर रहे थे ना कि जैसे तुमने कहा कि जी पीपल्स पार्टी में मैंने ये देखा है। अब एक बात सुनो, लोग हम भुट्टो फैमिली से या इन लोगों से क्यों मोहब्बत करते हैं? मेरे बहुत, बल्कि यहीं से मैं करती, मेरे बहुत सारे कज़न्स, कादिर के बहुत सारे कज़न्स कराची में हैं और उनमें से किसी ने हमें इतना टाइम नहीं दिया जितना हमारी पार्टी के लोगों ने हमें टाइम दिया। नहीं, इवन बीबी ने तो मैं समझती हूँ कि पूरा अपना एक फ़र्ज़ बना लिया था कि शायद दुनिया में मैं ही एक खातून हूँ जिससे को उन्होंने हौसला देना है। नेट पे, टेलीफोन पे, और आसिफ साहब ने हमें जिस तरह से हौसला दिया, और बीबी साहिबा ने तो मैं समझती हूँ कि पहला हमसे ताज़ियत बीबी साहिबा ही ने की थी। जब मेरे बेटे की डेथ अनाउंस हुई तो सबसे पहले वही थी और उन्होंने पूरी पार्टी से कहा था सारा काम रोक दो, मेरे साथ फ़ोन पे रहें और मुझे बताएं कि क्या है। तो जब मेरे बेटे की डेथ हुई तो किसी की हिम्मत ही नहीं हो रही थी
बात करने की तो बीबी साहिबा की थी। मतलब आसिफ साहब खुद बीमार हैं अमेरिका में, लेकिन उसने एक ड्यूटी बनाई हुई थी अपनी कि हफ्ते में 2 फोन उसने करने हैं। हाँ बेटा क्या कर रहा है, मैंने शैला को। अब ये बज़ाहिर ये बहुत छोटी बात है, मतलब देखो पाकिस्तान में कई करोड़ पीपल्स पार्टी के वोटर है, उसमें कई लाख शैलाएँ होंगी, ठीक है, लेकिन एक इतनी बड़ी लीडर जिसको इंटरनेशनल वो घूम भी रही है, कभी वो लंदन में है, कभी वो अमेरिका में, लेकिन वो इस बात को अपने जहन में रखा हुआ है कि इसको ज़रूर बात करनी है। तो दिस इज समथिंग वेरी यूनिक विद पीपल्स पार्टी। और जो मैं कह रहा था अभी कि बहुत से लोगों का ख्याल है कि जी पीपल्स पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है। आई एम सॉरी, इट्स नॉट ए इट्स नो मोर ए पॉलिटिकल पार्टी, इट्स ऑलमोस्ट ए फैमिली। देखो बिलावल तकरीर करने आ रहे हैं, स्टेज पे जा रहे हैं, हमारे सदर में एक तकरीर थी, उसमें मैंने ये देखा कि वहाँ सारी लीडरशिप बैठी थी, शाज़िया रो रही है, आगा सिराज रो रहे हैं, फहमीदा मिर्ज़ा रो रही हैं, जुल्फ़िकार रो रहे हैं सब। अच्छा, वो बिलावल से अपनी कुर्सी से उठे हैं और चेयरमैन साहब से जाके माइक पे खड़े हुए। अच्छा, मैं देख रहा हूँ, मैंने शैला को देखा, ये भी रो रही है। मैं सोच रहा हूँ ये सब क्यों रो रहे हैं भाई, इससे खुशी का मौका है कि बेनज़ीर का बेटा, लेकिन मैंने अपने आप को देखा, मैं भी रो रहा था। तो वो एक अटैचमेंट जो है वो बिल्कुल यूनिक है, इसको इस इमोशनल अटैचमेंट को, क्योंकि जब बिलावल जा रहा था तो आसिफ साहब समेत, फरियाल साहिबा समेत, सनम भुट्टो साहिबा समेत हम सब बिलावल को नहीं देख रहे थे, हमें वो बेनज़ीर जाती हुई नजर आती। तो ये क्या है अटैचमेंट, इलेक्शन जीतना, इलेक्शन हारना, गवर्नमेंट में होना, गवर्नमेंट में नहीं होना। एक और चीज़ तो मैं ऐड करूँ, पीपल्स पार्टी वालों का पागलपन, जुनूनियत। 80s में मैं जेल में था, तो कर्नल साहब तशरीफ़ लाए और कर्नल साहब ने कहा कि जी हम लोग 130 थे वहाँ पर। तो कर्नल साहब ने कहा ये एक पर्चा है, आप इस पर लिख दें कि मैं गलती से मैंने केस दिया था, आइंदा से मेरा सियासत से और पीपल्स पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं। विल यू बिलीव इट कि 130 में से 130 अफराद, एक आदमी ने वो लिखा था, पेपर साइन किया था, और वो इसलिए कि बाकी लोगों ने उसको मजबूर किया था, उसकी माँ आखिरी लम्हों में थी। हमने कहा तो ये साइन कर, माँ से तो मिल ले जाके। जब वो जेल से गया तो रोते हुए गया था, सोयम करने के बाद उसी रात उसने पुलिस वाले को थप्पड़ मारे, गिरफ्तार हुआ, वापस जेल आया, और जेल वो इस तरह से आया था जैसे कोई अपने पुराने लोगों के साथ मिल रहा हो। और उसने थाने में भी कहा कि भाई मैंने माँ के मरने पे इस तरह। तो ये एक जुनूनियत है, एक जज्बाती लगाव है, एक रोमांस है, और इस रोमांस को कोई ख़त्म नहीं कर सकता। ना कोई टीवी ख़त्म कर सकता है, ना कोई एंकर ख़त्म कर सकता है, ना कोई करप्शन की कहानियाँ, अगर अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, लेकिन ये जो रोमांस है पीपल्स पार्टी के तिरंगे के झंडे के साथ, वो शायद कोई नहीं ख़त्म कर सकता। खैर, बुरे वक्त में ये अंदाज़ा होता है कि आपका अपना कौन है और पराया कौन है। मेरा मकसद हरगिज़ आपको गमगीन करना नहीं था। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि आपके 2 बच्चे तो इस दुनिया से चले गए, लेकिन इस कौम का हर बेटा और बेटी आपके बेटे और बेटी जैसे ही हैं, तो इसका प्लीज़ कोई गम मत कीजिए। नाज़रीन, यहाँ पे हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, बातों का सिलसिला दोबारा शुरू करते हैं। जी मैडम, अब कुछ इलेक्शन के हवाले से हमें कुछ बताएं, तैयारियां क्या चल रही हैं, कागजात नामजदगी का सिलसिला कैसा रहा? अच्छा रहा, बस कुछ ऐसा लगता है कि एक क़ुव्वतें थीं जब वो कहती थी कि सियासतदान जो है उसको ग्रेजुएट होना ज़रूरी है, और फिर उन्होंने अपनी मनपसंद क़ुव्वतों को
ये जो हमारे मदरसे होते हैं उनकी सनदें जो कि कभी भी ग्रेजुएशन के इक्वल नहीं हो सकती हैं, उसके बराबर कर दिया। और फिर उन्होंने ये किया कि दूसरी दफ़ा भी ये शर्त बरकरार रखी 2008 में, और उसमें फिर जब कुछ लोगों की आप रास्ता रोकेंगे, एक्चुअल पॉलिटिशियन जो हैं, ट्रू पॉलिटिशियन जो हैं उनका, तो उन्होंने भी एक गलत शर्त पे को एक गलत तरीके से पूरा कर दिया, और क्योंकि वो नहीं चाहते थे अपने लोगों से दूर रहना। और अब ये है कि अब वही क़ुव्वतें जो हैं वो 62-63 में रख के जो है इस बहाने से जो है पॉलिटिशियंस को आवाम से दूर करना चाह रही हैं। और 2002 में जो गलत डिग्रियों पे आए उनको कुछ नहीं पूछा जा रहा। 2002 से 2008 तक जितने भी और जैसे भी या उससे पहले जो जो गलत काम होते रहे, उसकी सब ने अपने आप को धो के अब खुद अपने आप को साफ कर लिया। लेकिन बेचारे पॉलिटिशियन जिनकी बहुत उन इलाकों में, चाहे वो ग्रेजुएट हों या ना हों, और वो साबित कर चुके हैं कि उनकी ग्रेजुएशन की डिग्री ना होने से के बावजूद उनको आवाम चाहती है, उनको जो है आवाम से दूर किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन से ऐसे सवालात पूछे जा रहे हैं जो कि मैं नहीं समझती पूछे जा रहे हैं, पूछे जाने चाहिए। और किसी पे जो है वो 62 की वो शिक जिसमें कैरेक्टर वाइज भी जो है सही होना चाहिए, वो भी नहीं इतलाक की जा रही। किसी को आपने शराब पीते नहीं देखा है, ये सुन के कि वो पीता है उस पर लगा दी। बाकी जिनके कैरेक्टर्स के बारे में बातें आम हैं, वो भी सलाजीद भी खाते हैं, तो पता नहीं क्या क्या करते हैं, उनका कुछ भी नहीं। तो ये एक मसला तो है। लेकिन आपका नहीं ख्याल कि मसले तो आते रहते हैं, लेकिन जो फेयर होगा उसको किसी से डरना ही नहीं चाहिए? फेयर का पैमाना क्या है? फेयर का पैमाना जैसे आपने कहा कि जो ट्रू पॉलिटिशियन है, तो वो अगर आप एक शख्स है उस अपने इलाके में, उसको लोग 15 कहते हैं, उसको जो है डिग्री उसकी जाली थी, उसने दोबारा कोर्ट गया, कोर्ट ने उसे इजाज़त दे दी, वो फिर जीत गया। इसका मतलब है कि अवाम को आपकी डिग्री से कोई सरोकार नहीं है, अवाम को आपके काम से और आपकी शख्सियत से सरोकार है। तो मतलब आपने उसको इस दफ़ा सज़ा उठा के दे दी। अगर कोई अनपढ़ हुकूमत करे पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में कितने फ़ीसद लोग पढ़े लिखे हैं? पढ़ने का जो है वो हुकूमत से और इससे क्या काम। एक इलाके से अपने रिप्रेजेंटेटिव है, वो अपने इलाके के लोगों को मसाइल को समझता है, उस पर बोलना जानता है, वो आके जो है अपने इलाके पे बात कर सकता है। माशाल्लाह आप खुद मास्टर्स हैं, आपने पढ़ाया भी है, तो आपको नहीं एजुकेशन शऊर लाती है? पढ़े लिखे लोगों को आना चाहिए। बहुत सारे आपके यहाँ जो हैं लोग, आपके पाकिस्तान में कितने फ़ीसद लोग पढ़े लिखे हैं? 3%, 4%। तो उस हिसाब से आप हर जगह, हर पढ़े लिखे आदमी का ये टेम्परामेंट नहीं होता कि वो ग्रास रूट पे बैठ के लोगों के मसाइल सुने और उनको सॉल्व करने की जो है वो उसको शौक़ हो। जिसको ये शौक़ है कि वो लोगों के मसाइल समझे और उनको सॉल्व कर सके, अगर वो उसके अवाम उसको लाना चाहते हैं, तो हम कौन होते हैं ये कहने के लिए? परवेज़ मुशर्रफ ने जो है वो ग्रेजुएट असेंबली बनाई, उसने क्या डिलीवर किया? कुछ भी नहीं, सिवाय इसके कि परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने में ख़ुद 1500 जो हैं वो तालिबान के FM चल रहे थे, और ख़ुद उनके लोग जो थे वो इस कदर लेजिस्लेशन भी नहीं कर सके। जो उनकी सूरत हाल थी, 15-20 मील के फासले पे तालिबान इस्लामाबाद में रह गए थे, मालाकंड में पाकिस्तान का झंडा नहीं था। तो ये सारी बातें, कराची में इतनी दहशत गर्दी थी कि इमाम बारगाह अली रज़ा, मस्जिद हैदरी, बाबुल इल्म, नश्तर पार्क, बेनज़ीर भुट्टो की आमद पे इतने धमाके। इंडिविजुअल पर्सनालिटीज़ जिसमें मुफ्ती शामिल ज़ई हैं, मुफ्ती जमील हैं, सलीम रज़ा क़ादरी साहब, अल्लामा हसन तुराबी साहब, 158 अहले तशय्युअ डॉक्टर्स, ये सारे उसी ज़माने में हो रहे थे परवेज़ मुशर्रफ के। यहाँ तक के मुंतखब वज़ीर आज़म साहिबा आई, 2 दफ़ा जो मुंतखब हुई, तो उस वक्त कराची में 2 धमाके हुए, फिर उन्हीं के ज़माने में वो शहीद भी हुई। तो ये सारी बातें जो हैं, एक बात ये होती है कि पॉलिटिकल माइंडेड कौन है, जिसका जो सियासी शऊर ही नहीं रखता, वो PhD करके एक अच्छे कॉलेज में अच्छा प्रोफेसर तो हो सकता है, लेकिन वो अपने इलाके में ज़रूरी नहीं है कि एक अच्छा जो है वो सियासी कारकुन हो। एक बहैसियत खातून डिप्टी स्पीकर होना मुश्किल है?
अगर घर में आपसे ताउन नहीं कर रहा कोई तो फिर बहुत ही मुश्किल है, फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। एक औरत जो है वो मोस्टली अपने काम इस तरह बाहर सही अंजाम देती है कि उसको घर में बहुत सुकून हो। एक मर्द भी जो है जब भी बाहर अच्छी परफॉर्मेंस देता है कि जब वो घर आए तो उसको एक सुकून का लम्हा हो, लेकिन औरत जो है वो तो बिल्कुल इसलिए नहीं कर सकती कि उसको घर आके अपना घर भी देखना होता है। मर्द तो घर आके सुकून में आ जाते हैं, लेकिन औरतों को अपना घर भी देखना होता है। तो घर में सुकून अगर है और आपके घर वाले आपके सपोर्टर्स हैं तो फिर आपके लिए सब कुछ आसान है। कभी ऐसा हुआ आपके साथ असेंबली में कि आपकी कोई सुन नहीं रहा होता तो आप गुस्सा करती हैं, किस तरह से सिचुएशन को संभालती हैं? देखिए, एक तो बड़ी हैरानी हमें इस पे होती है कि गुस्सा कर रहे होते हैं, हमारे सामने सीनियर लोग भी बैठे होते हैं और कुछ इस तरह सीनियर्स होते हैं कि वो पार्लियामेंटेरियन है सीनियर, कुछ हमसे एज में भी सीनियर होते हैं और वो होता है हर जगह कि नॉन सीरियस वे में आ जाते हैं। हमारे मतलब एज ए स्पीकर मैं अटेंशन चाह रही हूँ, वो सब तो करना पड़ता है, किसी को गुस्सा भी दिखाना पड़ता है। तो गुस्सा बोल्ड होता है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्डली आप डांट देती है या थोड़ा सा उसको लपेट के करना पड़ता है, इसलिए कि हमारे दोस्त भाई और मैं ये भी कह सकती हूँ कि मेरे देवर रफ़ीक इंजीनियर मरहूम जो थे वो बहुत मज़ाहिया मूड में रहते थे और सामने ही बैठते थे बिल्कुल मेरे और डिस्टर्ब करते रहते थे। तो 2-3 दफ़ा मैंने नाम ले दिया तो वो आ गए मेरे पास चैम्बर में, यार देखो तुम जो है ना ज़्यादा फ़ायदा उठाती हो, भावज भी हो, बहन भी हो, पुरानी साथी भी हो, तुमने मेरा नाम ले दिया, वो सारा रिकॉर्ड होता है तो मेरा नाम रिकॉर्ड में इस तरह जाएगा। तो उस पर मैंने कहा कि यार आप भी तो देखें कि आप क्या कर रहे हो वहाँ पे मेरे साथ, आप देवर बन के फ़ायदा उठा रहे हो, भाई बन के उठा रहे हो फ़ायदा, या मेरे दोस्त बन के आप जो स्ट्रगल में चले हो। ये नहीं सोच रहे कि मेरा कैसा जाएगा इम्प्रेशन कि डिप्टी स्पीकर साहिबा की मौजूदगी में इतना शोर हो रहा है, तो ये चलता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बेनज़ीर भुट्टो मरहूम, इनका हमेशा से मंशूर रहा है कि औरत को फ़ौक़ियत देनी है, उनको घर से बाहर निकालना है, ख़ुद मुख्तार बनाना है। तो आपने इस सिलसिले में कोई खिदमात सर अंजाम दी? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारी पार्टी जो है उसका ही ये मंशूर है कि पाकिस्तान की 51% से ज़्यादा जो आबादी है उसको आप घर में नहीं बिठा सकते उज़्व मुअत्तल बना के। दुनिया में जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो अफरादी क़ुव्वत पे यकीन रख के आगे बढ़ें। तो सबसे पहले जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने जो है ना वो ये कॉन्सेप्ट दिया कि ज़िंदगी के हर शोबों के अलावा ख़वातीन को पॉलिटिक्स में भी आना है। और जब उन्होंने आइन बनाया तो उसमें उन्होंने इक्वल मेरिट रखी पाकिस्तान में ख़वातीन की, फिर 10% उनको कोटा भी ज़्यादा दिया सरकारी नौकरी में कि पीछे ना रह जाएं। फिर ये जो आज सियासत में इतनी सारी ख़वातीन हैं, ये कॉन्सेप्ट भी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दिया हुआ है रिज़र्व सीट का। फिर जर्नल पे भी सबसे पहले पीपल्स पार्टी आई। फिर सबसे पहली इस मुल्क में जो वुमेन ऑर्गेनाइजेशन बनी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बनी। उसके बाद तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपना वुमेन विंग बनाया, क्योंकि भुट्टो साहब समझते थे कि अभी हम काफ़ी इस लिहाज से पीछे हैं कि इक्वल होके चले। लेकिन इसके बाद जब हमने इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पाकिस्तान लेवल पर बनाई तो वो हमने शेरी रहमान साहिबा को पहली दफ़ा हमने ये किया कि मेल ऑर्गेनाइजेशन में डाला। तो हम हमेशा से इसके कायल रहे। फिर बीबी साहिबा ने आके जो है फर्स्ट वुमेन बैंक, फर्स्ट वुमेन पुलिस स्टेशन, फिर इंटरनेशनली जितने लॉज हैं उनके सिग्नेटरी सीडा में और सब में बीबी साहिबा हैं। और फिर ये जो एक डबल उन्होंने एक काम किया कि एक तो ख़वातीन को इस सिलसिले में रोज़गार भी मिला और लेडी हेल्थ वर्कर्स और इससे घर बैठे वो ख़वातीन जिनको सेहत की सहूलतें उनके इलाके में नहीं मिल रही थी वो भी हुई। लेकिन सबसे बड़ा जो कारनामा था वो मैं समझती हूँ कि फ़र्स्ट वुमेन बैंक था और हमने इस दफ़ा उसको पब्लिक सेक्टर में लिया जिससे छोटे कर्ज़े मिलते हैं लोगों को। और इस दफ़ा हमने जितना भी काम किया वो हमने पहले ही फोकस कर लिया था ख़वातीन को। आपको याद होगा कि परवेज़ मुशर्रफ ने जो है एक वुमेन प्रोटेक्शन बिल था वो लेकर आए थे और उसमें हम वो ये की गई थी कोशिश कि ये जो हुदूद ऑर्डिनेंस है इसको कुछ
किसी तरह से उसमें हम ख़वातीन को प्रोटेक्ट कर सकें, क्योंकि वो एक गलत है ऑर्डिनेंस। तो उसमें ये हुआ कि हम ऑपोजिशन में थे, लेकिन परवेज़ मुशर्रफ की अपनी और दूसरे लोगों की दूसरी जो पार्टीज़ थी, मुस्लिम लीग एन वगैरह, उसके लोग गायब हो गए। 42 लोग जो थे वो गायब हो गए और हमने आगे बढ़ कर उसे सपोर्ट किया। तो यहाँ से हमारी वेल एक पॉलिटिकल सबको नज़र आई मज़ीद। और फिर जब हम अभी गवर्नमेंट में आए तो एक रिकॉर्ड लेजिस्लेशन हुई, पहली खातून स्पीकर भी हमने बनाई। और जब ये लेजिस्लेशन हुई तो मैं समझती हूँ कि इससे ख़वातीन को बहुत एक प्रोटेक्शन मिलेगा लीगली, जब वो चाहेंगी इसको अप्रोच करेंगी। और दूसरा हमने जो है सोशल विल भी दिखाई, पॉलिटिकली हमने लेजिस्लेशन की ख़वातीन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा, और सोशली हमने ये किया कि जितनी भी हमारी स्कीम्स थी इकनॉमिकल, उसमें हमने जहाँ गुर्बत को फ़ोकस किया वहाँ ख़वातीन को फ़ोकस किया। जैसे BISP प्रोग्राम जो है उसमें ख़वातीन को हम देते हैं। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड है, इन लैंडलेस हरियाणी जिसको हम कह दें, उनको दी हमने। इसी तरह जो हमने बेनज़ीर हाउसिंग स्कीम है जिसमें हम फ्री हाउसिंग स्कीम है वो हमने ख़वातीन को दिया। इसी तरह जो है ये जो BYS है, बेनज़ीर यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम BYDS, इसमें भी हमने पहले मरहले में 25% गर्ल्स रखी थी, सेकंड में 30%। इस तरह हमने एजुकेशन में बहुत सारे जो लड़कियां स्कूल नहीं जाती थी उनके इलाके में हमने जो हाईएस्ट दिया है वो 3500 रुपीज़ भी लोगों को पर मंथ दिए हैं कि ये स्कूल जाएं। और ये हमने एक सोसाइटी विल भी दिखाई कि हमने ख़वातीन को फाइनेंशियली एम्पावर करना है। तो अब कोई भी अगर हमें तब्दीली लानी है तो हमें पॉलिटिकली और जो है पॉलिटिकल विल भी दिखानी होगी और सोसाइटी विल भी दिखानी होगी। तो ये एक हमने कोशिश की है, और इससे ज़्यादा मैं समझती हूँ कि किसी ने भी कभी ख़वातीन के लिए नहीं किया जो पीपल्स पार्टी कर रही है, किया और करना चाहती है, क्योंकि ये कुछ भी नहीं है हमारी अभी, ये एक पहला जस्ट स्टेप है। सिंध में ख़वातीन इतनी सारी मिनिस्टर्स बनी, ससी, शाज़िया बेगम, नरगिस एंडी ख़ान, तौक़ीर फ़ातिमा भुट्टो, फिर एक आपकी डिप्टी स्पीकर साहिबा आपके सामने बैठी हैं। पंजाब में हमें ये नज़र नहीं आता और कि ख़वातीन को इस तरह से फोकस करके सामने लाया गया हो, ये बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच मैम, आपसे बात करके, मुलाकात करके, आपके साथ टाइम स्पेंड करके बहुत फ्रैंकली बहुत मज़ा आया। नाज़रीन, यहाँ पे हम प्रोग्राम का ख़त्म करेंगे, लेकिन उससे पहले आज कुछ चेंज करते हैं। आज मैं नहीं, अलविदा कहेंगी आपको मैम शैला, वो भी एक छोटे से मैसेज के साथ। मैम प्लीज़ आप एक छोटे से मैसेज के साथ इस प्रोग्राम का ख़त्म करते हैं। मैसेज तो ऑलरेडी मैं दे चुकी हूँ, लेकिन मैं दोबारा जो एक मैसेज दूंगी वो मैं ये मैसेज दूंगी कि इस इलेक्शन में बहुत बड़ा रोल हमारी ख़वातीन का और हमारी यूथ का भी है। और हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि हमारे पास जो एक मिसाल है, जो रोल मॉडल है, वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हैं कि एक माँ को, एक बहन को, एक बीवी को, एक बेटी को कैसा होना है। और दूसरी बात जो हमारे पास है वो ये है कि हमारे चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी आपके सामने हैं और वो ये बता रहे हैं कि बेशक मेरा रास्ता वही रास्ता है जो जनाब जुल्फ़कार अली भुट्टो का था, जो मेरी माँ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का था। और इस रास्ते पर खून मांगो खून देंगे, सर मांगो सर देंगे, लेकिन अपने अवाम का और अपने पाकिस्तान का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। हमें ज्वाइन करें, हमें वोट दें, इंशाअल्लाह पाकिस्तान की किस्मत बुलंद है और पाकिस्तान हमेशा रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।